सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें, माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम सभी, जैसा कि आप लोगों ने समूह में लिखा है कि पंछी दृष्टान या सर्प दृष्टान का फलादेश में उपयोग कैसे करें। हम लोगों ने फल दीपिका पुस्तक में पढ़ा है कि वृश्चिक राशि का, मतलब वृषभ राशि का तीसरा दृष्टान पंछी दृष्टान होता है। हमने यह भी कहा है, ध्यान तो नहीं है, याद तो नहीं है, लेकिन कन्या राशि को पंछी दृष्टान बतलाया गया है किसी किसी अन्य पुस्तकों में भी। तुला राशि के भी प्रथम ध्रुव दृष्टान के बारे में बतलाया गया है, लेकिन नहीं, हम लोग फल दीपिका पुस्तक के आधार पर ही अध्ययन कर रहे हैं, तो फल दीपिका पुस्तक को ही पढ़ रहे हैं। एवं सर्प दृष्टान फल दीपिका पुस्तक में जो बतलाया गया है कि सर्प दृष्टान कौन कौन होता है, तो कर्क राशि का तीसरा दृष्टान, वृश्चिक राशि का पहला दृष्टान एवं मीन राशि का तीसरा दृष्टान फल दीपिका पुस्तक में सर्प दृष्टान बतलाया गया है। अब हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे कि हमारे कुंडली में क्या कोई ग्रह पंछी दृष्टान में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम अपनी लग्न कुंडली को सामने रखेंगे। यदि आपके पास में लग्न कुंडली है तो अच्छी बात है, यदि लग्न कुंडली नहीं है तो किसी भी सॉफ्टवेयर से आप अपना जनरेट कर सकते हैं या अपने पंडित जी से बनवा सकते हैं। फिर पंछी दृष्टान को देखने के लिए आप अपने लग्न कुंडली में देखें कि 2 नंबर की राशि आपके कुंडली में कहाँ है, किस भाव में है। यदि 2 नंबर की राशि चौथे भाव में है तो इस राशि में बैठे हुए ग्रह को देखें कि इस राशि में कोई ग्रह बैठा है क्या। अब मान लिया कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अगर शनि देव यहां बैठते हैं और तीसरे दृष्टान, पंछी दृष्टान वृषभ का तीसरा दृष्टान है, तो तीसरे दृष्टान का अंशात्मक मान कितना होता है, 20 से 30 के बीच में होता है। अगर शनि देव का अंशात्मक मान यहाँ 25 है, इससे स्पष्ट क्या हो गया, तीसरे दृष्टान में। हाँ, तो वृषभ राशि के तीसरे दृष्टान में शनि देव हैं, तो वृषभ राशि का तीसरा दृष्टान पंछी दृष्टान होता है। तो आपके लग्नेश पंछी दृष्टान में बैठ गए। कहाँ बैठ गए, पंछी दृष्टान में। पंछी दृष्टान में। यदि कोई ग्रह वृषभ राशि के तीसरे दृष्टान यानी कि वृषभ राशि में, चाहे वह वृषभ राशि कुंडली के किसी भी भाव में क्यों ना हो, अगर वृषभ राशि के 20 अंशों से लेकर 30 अंशों के बीच में है तो वह पंछी दृष्टान में माने जाएंगे, ऐसा फल दीपिका पुस्तक का कहना है। अब पंछी का मतलब क्या होता है, उड़ते रहना। ज्यादा देर पंछी एक जगह नहीं बैठता, उड़ता है, वह संचार है, एक स्थान पर टिकेगा ही नहीं। यानी कि बुद्धि स्वभाव चलायमान तरीके का हो जाएगा,
व्यक्ति है तो पंछी का स्वभाव, पंछी किसी को कभी अहित नहीं पहुंचाता। जिसके लग्नेश वृषभ राशि में 20 से 30 अंशों के होंगे तो वो ऐसा स्वभाव, किसी को चोट पहुंचाने वाला स्वभाव नहीं होगा। पंछी सभी के साथ घुल मिल जाता है, मिलनसार व्यक्ति होगा। लेकिन वह घुलेगा मिलेगा किससे, घुलेगा मिलेगा। स्वभाव पंछियों का मिलनसार का तो है, परंतु अपने ही गुण धर्मों के व्यक्तियों के साथ में। पक्षियों को देखते हैं, अलग प्रकार के पक्षी के साथ में पक्षी रहता है। जैसे बगुला होगा तो बगुलों का झुंड मिलेगा, कबूतर है तो कबूतरों का झुंड मिलेगा, कौवा है तो ढेर सारे कौवे एक जगह। ही नहीं कि कौवा के साथ में कोयल भी आके बैठ जाए। ऐसा आपने लोगों ने देखा है? जी गुरुजी। जी गुरुदेव। तो उसका स्वभाव ठीक इसी प्रकार का होगा कि जो उसका अपना निजी स्वभाव है, उसी स्वभाव के अनुरूप अगर कोई व्यक्ति है तो उससे एकदम बेरोक बहुत जल्दी 1 मिनट के अंदर में घुल मिल जाएगा। लेकिन अन्य प्रकार के स्वभाव वाले के साथ में वह टिकना नहीं चाहेगा, रुकना ही नहीं चाहेगा। अगर कोई मान लिया जाए कि 2 प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, एक अच्छे बुरे ना। अगर बुरे स्वभाव का व्यक्ति है तो वह अच्छे, अगर उसका लग्नेश पंछी दृष्कान में है तो वह 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए भी अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ में रुक ही नहीं सकता है। यह है पंछी इस स्वभाव। अच्छा, एक बात देखिए, पंछी को कभी कोई बीमार देखा है क्या? नहीं गुरुदेव। पंछी को बीमार किसी ने नहीं देखा। तो इससे स्पष्ट है, अगर लग्नेश या अष्टमेश, अष्टमेश जो मृत्यु का भाग्य है कि मृत्यु किस प्रकार का होगा, तो लग्नेश या अष्टमेश जिसके वृश्चिक राशि के 20 से 30 अंशों के बीच में होते हैं, उनके मृत्यु पंछियों के अनुसार ही होता है। आयु कितनी होगी वह अलग विषय वस्तु है, मृत्यु के प्रकार की मैं बात करता हूं। प्राकृतिक मौत क्या है कि मौत से पहले थोड़ा स्वास्थ्य खराब होना। स्वास्थ्य खराब होने पर चाहे वह 2 दिन के लिए ही क्यों ना हो, 1 दिन के लिए ही क्यों ना हो, महीनों दिन के लिए क्यों ना हो, समय का निर्धारण स्वास्थ्य हानि में मैं नहीं करता, मैं नहीं कह रहा हूं। जब मृत्यु के समय में थोड़ा तबीयत स्वास्थ्य खराब होता है, व्यक्ति अपने इष्टजनों, अपने स्वजनों को बुलाकर मिल लेता है। सभी को जानकारी होती है कि हाँ भाई अब स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा है, अब ये नहीं बचने वाले। इसको, इसी को प्राकृतिक मौत कहेंगे ना, ईश्वरीय मौत। जी। और अप्राकृतिक मौत क्या होता है कि पहले से आभास ना हो, पहले से किसी भी व्यक्ति को एहसास ना हो और व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। मृत्यु उस प्रकार की भी होती है, एक्सीडेंट वगैरह होता है कि नहीं होता है? होता है गुरुदेव। और भी कई बातें होती है, केवल एक्सीडेंट थोड़े ही। कोई कोई व्यक्ति रात में घर पे खाना पीना खाया, सब कुछ ठीक ठाक है, सोया सोया रह गया, ऐसे भी होते हैं। यानी कि जिस मृत्यु की पता ही न चले, उससे पूर्व में न घर वालों को एहसास हो, न उसको एहसास हो, और ऐसी बात हो जाए, उसी को तो अप्राकृतिक कहेंगे ना, कि और भी कुछ कह सकते हैं। नहीं, उसी को गुरुदेव। और भी यहाँ पर काफी विद्वानगण हैं, आप लोग भी अपने अपने सुझाव को दे सकते हैं। तो जब लग्नेश या अष्टमेश पंछी दृष्कान में होते हैं तो यह अप्राकृतिक मृत्यु दे सकते हैं या मिलने की संभावनाएं होती है। यह तो लग्नेश की बात हो गई
किसी भी दूसरे भाव, किसी अन्य भाव का स्वामी। मान लिया जाए कि कर्म भाव का ही स्वामी पंछी दृष्कान में है, वृषभ राशि में है। अब कन्या राशि के अन्य पुस्तकों में कन्या राशि के भी तीनों दृष्कान के बारे में बतलाया गया। किसी के दसम भाव का स्वामी कन्या राशि में है। चाहे आप लोग देखें कि आप लोगों में से किसकी कुंडली में कन्या राशि में कोई ग्रह है, कोई ग्रह है तो बोले। नहीं होगा। इतने व्यक्ति हैं कक्षा में, होना नहीं है चाहिए। गुरुजी, मेरा तो नहीं है। अच्छा चलिए जी, ठीक है। अगर मान लिया जाए, होते हैं, मान लिया जाए कि दसम भाव के स्वामी या पंचम भाव के ही स्वामी इसी कुंडली में, दसम भाव के स्वामी, दसम भाव के स्वामी यदि कन्या राशि में है तो वह पंछी देश काल में माना जाएगा, या वृषभ राशि के 20 से 30 अंशों के बीच में कन्या राशि, वह पंछी देश काल माना जाएगा। तो वह फिर क्या करेगा? तो इन्हीं गुण धर्मों का उपयोग अपने जीवन में, अपने कार्यों में करेगा। यानी कि वह कोई काम टिक के नहीं करेगा, कभी ये काम करेगा, कभी वो काम करेगा, काम बार बार बदलता रहेगा, क्योंकि पंछी दृष्कान में हुआ ना। कब कौन काम बंद कर देगा उसका भी किसी को पता नहीं चलेगा। अगर किसी के पंचमेश ही, किसी बच्चे का पंचमेश अगर पंछी दृष्कान में हो जाए, कन्या राशि में हो जाए, या वृषभ राशि के 20 या 30 अंशों में हो जाए, 20 से 30 अंशों, तो पंछी दृष्कान में हो गया। वैसे बच्चे का पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा, मन टिकेगा ही नहीं। कभी ये किताब पढ़ेगा, कभी वो किताब पढ़ेगा। अगर शिक्षक ने बतला दिया कि 5 टास्क दे दिया 5 पुस्तकों पर, तो थोड़ा इसमें से भी, थोड़ा उसमें से भी, थोड़ा उसमें, किसी एक को जल्दी पूरा नहीं। ऐसे स्वभाव के भी बच्चे देखने को मिलते हैं। इसका मतलब कि उनका पंचमेश पंछी दृष्कान में है। अब चलते हैं सर्प दृष्कान। सर्प दृष्कान का मतलब यह हुआ कि जो ग्रह कर्क राशि में हमारे द्वारा नियमित रूप से कक्षा आयोजित की जाती है। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक अभी दे दिया, वहां से भी शामिल हमारे समूह में हो सकते हैं। अब सर्प दृष्कान क्या है? तो जैसा कि आप लोग नाम से ही जान रहे हैं, सर्प का मतलब क्या होता है? यह शुभ नहीं होता। सर्प रहस्यमयी होते हैं। थोड़ी ईर्ष्या की भावना हम समझ सकते हैं कि हो सकता है। सर्प का अपना कोई घर नहीं होता। और भी जैसा, तो फल दीपिका पुस्तक के कर्क राशि के तीसरे दृष्कान को सर्प दृष्कान कहा गया है। वृश्चिक राशि के पहले दृष्कान को सर्प दृष्कान कहा गया है। मीन राशि के तीसरे दृष्कान को सर्प दृष्कान कहा गया है। अब कर्क राशि में यदि आपके, जिस व्यक्ति के कुंडली में कर्क राशि में 20 अंशों से 30 अंशों के बीच में कोई भी ग्रह हो, वह सर्प दृष्कान में कहा जाता है। या लग्न कुंडली में जो ग्रह, अब सर्प दृष्कान हमारे कुंडली में कौन कौन से ग्रह सर्प दृष्कान में हैं, इसको हम कैसे जानें? तो सबसे पहले यह देखें कि जो ग्रह आपके कुंडली में कर्क राशि में हैं, लग्न कुंडली में, एवं वही ग्रह यदि दृष्कान कुंडली में, यदि दृष्कान कुंडली में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10,
जो ग्रह कर्क राशि में 20 से 30 अंशों के बीच में हैं और D3 कुंडली में वही ग्रह अगर तुला राशि में है तो वह सर्पदृष्कान में हुआ। जो ग्रह कर्क राशि में 20 से 30 अंशों में है वह उसे सर्पदृष्कान कहेंगे। यदि अंशात्मक मान से आप नहीं समझना चाहते या नहीं समझ पा रहे हैं तो यह देखें कि जो ग्रह कर्क राशि में कुंडली के किसी भी भाव में हो, कर्क राशि में है और दृष्कान कुंडली के किसी भी भाव में अगर वह कहाँ, क्या तुला राशि होगा कि दूसरा होगा? कर्क राशि का तीसरा दृष्कान कौन होता है? आप लोग उसी समय से बोल नहीं रहे और हम 2 बार गलती 3 बार बोल दिए। तीसरा दृष्कान कौन सी राशि होगी? पहला दृष्कान वही राशि होगा, दूसरा दृष्कान उससे 5वां, तीसरा दृष्कान उससे 9वां। तो हम 2 बार 3 बार तुला तुला बोल रहे हैं तो हम तो कर्क से चौथा ही बोल रहे थे। हम गलत बोल दिए थे कि नहीं? बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? बोल रहे हैं बोले। तो आप लोगों को तो ध्यान देना चाहिए, जबकि कई बार चर्चा हो चुकी है। तो कर्क से 9वां मीन राशि, तो वह यदि मीन राशि में ग्रह है, जो ग्रह आपके लग्न कुंडली के कर्क राशि में भी है और D3 कुंडली में मीन राशि में है, वह ग्रह सर्पदृष्कान में कहा जाएगा। एक दूसरा, जो ग्रह लग्न कुंडली में भी वृश्चिक राशि में है एवं दृष्कान कुंडली में भी वृश्चिक राशि में है, वह ग्रह सर्पदृष्कान में होता है। या जो ग्रह वृश्चिक राशि में है और उसका अंशात्मक मान 0 से लेकर 10 अंशों के बीच में है, वह सर्पदृष्कान में हुआ। 0 से 10 अंशों तक पहला दृष्कान ही होता है वृश्चिक का, वृश्चिक में ही, यानी कि जो वृश्चिक में लग्न कुंडली में भी है और D3 कुंडली में भी वही राशि में है, तो वह सर्पदृष्कान में होता है। तीसरा, जो फल दीपिका पुस्तक में बताया गया कि मीन राशि के तीसरे दृष्कान, तो जो ग्रह आपके मीन राशि में हैं और 20 अंशों से लेकर 30 अंशों के बीच में हैं, तो अंशात्मक मान से हम लोग समझ सकते हैं कि वह ग्रह सर्पदृष्कान में है। दूसरे कायदे से जो ग्रह मीन राशि में हैं और D3 कुंडली में वह ग्रह मीन का तीसरा दृष्कान कौन होगा? तो मीन से 9वां। तो मीन से 9वां कौन सी राशि होती है? वृश्चिक राशि होती है। तो जो ग्रह आपके कुंडली में यदि यहीं पे शनिदेव हों मीन राशि में और D3 कुंडली में वह वृश्चिक राशि के हो जाएं, तो शनिदेव किस दृष्कान में हो गए? क्या गुरुजी? सर्पदृष्कान में हो गए। यदि कोई ग्रह, अब यहीं शनिदेव जो लग्नेश हैं, अगर 12 नंबर की राशि मीन राशि में अगर बैठे हुए हैं और 20 अंशों से 30 अंशों के बीच में हैं, तो यह तीसरे दृष्कान में हो गए। तो मीन का तीसरा दृष्कान मीन से 9वां होता है, तो मीन से 9वीं राशि वृश्चिक होता है। वृश्चिक राशि में अगर यहीं शनिदेव लग्न कुंडली में मीन राशि में है और D3 कुंडली में वृश्चिक राशि में है, स्पष्ट सी बात है कि ये सर्पदृष्कान में है। तो किसी भी भाव के स्वामी का सर्पदृष्कान में होना अच्छा नहीं माना जाता। अब इसका फलादेश में उपयोग कैसे करेंगे? यदि लग्नेश ही सर्पदृष्कान में हो तो ऐसा व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है, रहस्यमयी ढंग से जीवन जिएगा, उसके जीवन को समझ पाना बड़ी मुश्किल है।
ठीक ठाक नहीं। जिसके अब भाग्य भाव के स्वामी ही सर्प दृश कान में हो तो यह भी ठीक नहीं है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति के क्या कभी भाग्य उन्नति हुए हैं? नहीं। तो यहाँ भाग्य भाव के स्वामी ही ईर्ष्यालु प्रकृति का हो गया तो उन्नति ही नहीं हो। अगर दसम भाव के स्वामी अगर सर्प दृश कान में चले जाएं तो क्या ईर्ष्यालु व्यक्ति का कभी व्यवसाय अच्छा चलता है, नौकरी वगैरह ठीक चलता है? नहीं वो गुरु जी। दूसरे से जलता रहेगा, उसको कोई करेगा, वो सदैव परेशान रहेगा। तो व्यवसाय कहने का मतलब जिस भाव का स्वामी सर्प दृश कान में चला जाता है उस क्षेत्र में असफलता दर्शाता है, या असफल होने का या समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। बातें स्पष्ट हुई? जी गुरुजी। अब इसके बाद में हमने आज सोचा था कि कुछ अलग प्रकार की कक्षा होगी विषय वस्तु की, लेकिन नहीं, चलिए पंछी दृश्यकान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, सर्प दृश्यकान के बारे में सुना, ठीक है। अब आज की कक्षा में हम थोड़ा सा 10-15 मिनट किसी अन्य विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं। थोड़ा सा विषयांतर हम लोगों को होना भी चाहिए।